डेट है आज 12 फरवरी 2021। तो आज के करंट अफेयर देखते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लास्ट में करेंगे रोज की तरह। आज के टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है मेरी सहेली इनिशिएटिव। ये क्यों न्यूज़ में क्या है, इससे रिलेटेड सब देखेंगे। लोकपाल पैनल माइनस नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, ये लोकपाल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये क्यों न्यूज़ में है। स्पेशल मैरिज एक्ट न्यूज़ में, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। उड़ीसा ने एक प्रमलगेट किया है ऑर्डिनेंस को एपीएमसी के लिए, इसके बारे में क्या डिटेल है ये भी देखेंगे। साडिया अर्थक्वेक क्या है, इसके बारे में क्या न्यूज़ है, इसे पढ़ेंगे। शाहदूर डैम कहाँ पे, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, इसे देखेंगे। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड आर्टिकल 121 क्यों न्यूज़ में, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल अभी 2020 राज्यसभा ने पास कर दिया है, तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे क्या प्रोविज़न है। ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए हमारे। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ये न्यूज़ में है, ये कई बार हमने करंट अफेयर में कवर भी किया है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है प्रीलिम में या मेंस में। यूपीएससी में भी आपके किसी प्रीलिम पीसीएस का कोई एग्ज़ाम है उसमें भी, या फिर आप आईबी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर ईपीएफओ, सब में किसी में भी पूछा जा सकता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, ये मखाना क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कोच राजबोंगसीज ये क्या है, किससे रिलेटेड है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आज के टॉपिक यही है, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, मेरी सहेली। मेरी सहेली इनिशिएटिव क्या है, ये आरपीएफ ने शुरू किया था। आरपीएफ क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे पे पुलिस रहती है ना जी, उससे बोलते हैं आरपीएफ। उसने स्टार्ट किया था इसको, किस लिए, ताकि टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर वुमन पैसेंजर, मतलब जो वुमन महिला जो रेल में ट्रेन में सफ़र करती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सिक्योरिटी दी जा सके। तो इसे लास्ट ईयर अक्टूबर में 17 अक्टूबर 2020 से ऑल इंडिया लेवल पे शुरू कर दिया गया। लेकिन जब स्टार्ट किया गया तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में स्टार्ट किया गया था। साउथ ईस्टर्न रेलवे में, साउथ ईस्टर्न रेलवे क्या है, जैसे ये इंडिया है जी, जो ये पार्ट है साउथ ईस्टर्न, जो ये रेलवे ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया था सबसे पहले, लेकिन इसे ऑल इंडिया लेवल पे स्टार्ट कर दिया गया। तो ये बस इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी लोकपाल पैनल माइनस नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। अभी हुआ क्या है, सेंटर से इसकी सिलेक्शन कमेटी है जो लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी, इसके जो मीटिंग थी उसके बारे में डिटेल मांगी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कोई भी रिपोर्ट देने से। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग की कोई भी, मतलब जो भी यहाँ पे मीटिंग में हुआ था उसके बारे में जानकारी देने से, इन्फॉर्मेशन देने से रिफ्यूज़ कर दिया। और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इसने भी क्या है, अफेल्ड किया था इस डिसीजन को। अफेल्ड का मतलब है जी समर्थन करना, सपोर्ट करना। अब लोकपाल है क्या, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, कैसा इसका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन ये सेंटर ने जो एग्जाम्शन इन्वोक किया है, इन्वोक का मतलब है जी यूज करना, मतलब हैज इन्वोक द एग्जाम्शन क्लाउज इन सेक्शन 8(1)(e) ऑफ द आरटीआई एक्ट। जो आरटीआई एक्ट है जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसके क्या है अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि इस एक्ट के इस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 8 क्लाउज 1 क्लाउज ई, सब क्लाउज ई, इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये सेक्शन भी आपको याद रखना है। इसमें क्या है, एग्जाम्शन मिला हुआ है। एग्जाम्शन का मतलब है जी एक तरह से छूट मिली हुई है एक तरह से। अब नेक्स्ट इसमें सिलेक्शन कमेटी देखते हैं जी लोकपाल की। लोकपाल कैसे अपॉइंट होता है, लोकपाल क्या है, सब डिटेल में देखेंगे। एक तो लोकपाल है क्या, लोकपाल है जी सेंट्रल लेवल पे लोकपाल अपॉइंट किया जाता है, और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त, उसका नाम होता है लोकायुक्त। दोनों का काम यही होता है। लोकपाल का काम क्या है जी, लोकपाल का काम ये जी एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है ये, मतलब कि जो करप्शन चार्जेज होते हैं, भ्रष्टाचार के चार्जेज होते हैं, उनको ये क्या है, इन्वेस्टिगेट करता है और उनको सज़ा दिलाता है, ये काम है। और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त का, सेंट्रल लेवल पर लोकपाल का है। अब इसका कैसे सिलेक्शन होता है, देखो जी, इसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके रिकमेंडेशन पे करता है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है वो रिकमेंड करती है, मतलब सिफारिश करती है, सलाह देती है एक सिलेक्शन कमेटी, उसकी सलाह पे, रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है लोकपाल को, नियुक्ति हो जाती है जी। अब ये सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके कौन कौन मेंबर होते हैं, उसके मेंबर याद रखने बहुत ज़रूरी है जी। एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं खुद, ये सिलेक्शन कमेटी जी, इसके कुछ मेंबर है। पहले प्राइम मिनिस्टर है जी इसके, ये खुद चेयरपर्सन भी है इस कमेटी के। जो सिलेक्शन कमेटी है जो बताएगी कि इस ए पर्सन को लोकपाल नियुक्त कर दो, और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देते हैं। तो इसके एक मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरे होंगे जी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, मतलब लोकसभा में जो अपोजिशन जो पार्टी है उसका लीडर है वो इसका मेंबर होगा। अगर मान लो अपोजिशन पार्टी है ही नहीं,
पार्लियामेंट में। देखो जी, अपोजिशन पार्टी डिक्लेयर करने के लिए कितनी सीट चाहिए होती है? 10% सीट चाहिए होती है, उसी को अपोजिशन पार्टी डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन आपको पता है लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे 2019 में, कोई भी जो सेकंड पार्टी थी, एक रूलिंग पार्टी तो बीजेपी हो गई जी, और अपोजिशन पार्टी जितनी भी, बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसके अलावा जितनी भी हैं वो अपोजिशन पार्टी हैं। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर करने के लिए किसी भी पार्टी को 10% सीट वो लेके आना चाहिए, जीत के आना चाहिए, एमपी होने चाहिए उसके 10% कम से कम। लेकिन 10% होता कितना है? 55 हो जाएगा नहीं, 545 सीट है जैसे, अब तो 543 सीट है किसमें? लोकसभा में। तो क्या है, उस किसी भी पार्टी को 500 इसका 10% चाहिए, मतलब 55 मेंबर कम से कम होने चाहिए अपोजिशन पार्टी के साथ, तभी लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने तो सिर्फ 44 सीट ही जीत पाई थी, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में, अभी भी है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जिसके पास 44 सीट है। तो क्या है, अब लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या 55 सीट चाहिए, तो डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन इसमें प्रोविज़न ये भी है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा में कोई भी, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ना, अपोजिशन पार्टी सिंगल लार्जेस्ट, उसका जो लीडर है उसको वो मेंबर होगा लोकपाल के सिलेक्शन कमेटी में। समझ गए? ये 2016 में अमेंडमेंट किया इस एक्ट में, जो लोकपाल एक्ट बनाया था 2013 के लगभग। तो इसमें 2016 में ये अमेंडमेंट किया, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा में तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो अपोजिशन का लीडर है वो इसका मेंबर हो सकता है इसकी जगह। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो 3 मेंबर हो गए जी। चौथा मेंबर कौन है जी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो इसके मेंबर होंगे। या फिर अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आना चाहें तो वो अपनी तरफ से कोई जज नॉमिनेट कर देंगे, समझे? तो वो इसका मेंबर होगा। और लास्ट वन जो होगा, 5th मेंबर, ये होगा जी एमिनेंट जुरिस्ट। एमिनेंट का मतलब होता है जी फेमस, बहुत ही फेमस, प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध, मतलब जुरिस्ट का मतलब जज, एक एमिनेंट जुरिस्ट होगा। तो ये 5 मेंबर होंगे जी सिलेक्शन कमेटी में, लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में, ये आपको याद रखने हैं। अब ये सिफारिश करते हैं, रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या है, लोकपाल को अपॉइंट कर देता है। देखो ये 2016 में अमेंडमेंट किया था कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है ना लोकसभा में, तो क्या है, सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का मेंबर है जो लीडर है वो इसका मेंबर रहेगा। ये अमेंडमेंट किया था। अब लोकपाल एक्ट है जी 2013 का, ये बनाया गया था लोकपाल बनाने के लिए लोकायुक्त। देखो सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होगा और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त होगा। और जब भी ये क्या है, लोकपाल में सिर्फ एक ही इंसान नहीं है जी, लोकपाल में एक चेयरपर्सन होगा, ये एक ऑफिशियल लोकपाल, उसमें एक चेयरपर्सन होगा, अध्यक्ष होगा, और मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। मतलब चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर नियुक्त करता है प्रेसिडेंट, किसकी सिफारिश पे, किसके रिकमेंडेशन पे? एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है जिसके 5 मेंबर होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े। अब लोकपाल क्या है, सारे कैटेगरी के किसी पे भी करप्शन चार्ज नहीं लगा हो, सबको कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, सबकी क्या है, करप्शन चार्जेस के अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी ये चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इतनी पावर है लोकपाल के पास, समझे? लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, आर्म्ड फोर्सेज है ना, उनको ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। आर्म फोर्सेज जैसे जी आर्मी, नेवी है जो हमारी, या एयरफोर्स है, या फिर और सेंट्रल आर्म फोर्स है जैसे बीएसएफ हो गई, तो इनको ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, इसके क्राइटेरिया से बाहर है ये, लोकपाल से बाहर। अब एक्ट और क्या प्रोवाइड करता है? इस एक्ट में क्या है जी, अगर मान लो किसी पे करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं और उसकी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, मतलब उस पर केस चल रहा है जी, लोकपाल के कोर्ट होते हैं अलग, उसमें केस चल रहा है उस किसी भी पर्सन के खिलाफ करप्शन का, तो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को भी कन्फेसिकेट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है इसके दौरान। लोकपाल के पास पावर है ये। और क्या जी, इसके में जो स्टेट होंगे जी, जब लोकपाल एक्ट बना था 2013 में, जब से लागू हो गया था उसके 1 साल के अंदर अंदर लोकायुक्त अपॉइंट करने थे स्टेट में, हर स्टेट को। और एक्ट क्या इंश्योर करता है, जो पब्लिक सर्वेंट होंगे जो एज ए विसल ब्लोअर काम करेंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है जी, जो विसल ब्लोअर का मतलब होता है जी, मान लो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, इसमें पब्लिक सर्वेंट कोई हु एक्ट एज ए विसल ब्लोअर आर प्रोटेक्टेड। मतलब जो भी, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो आप, और किसी साथी को आपने देखा कोई करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, और इसके खिलाफ आप क्या है, कंप्लेंट कर देते हो लोकपाल में जाके। तो जो जिसने कंप्लेंट की, ए पर्सन ने बी के खिलाफ, जैसे ए पर्सन गवर्नमेंट जॉब कर रहा है जी, इसका साथी है बी, ए ने इसके बी के खिलाफ क्या है, अगेंस्ट करप्शन कर रहा है, तो इसके खिलाफ
वो कर दी, कंप्लेंट कर दी, बता दिया, तो ये ए कहलाएगा विसल ब्लोअर, मतलब कि करप्शन वगैरह को इन्फॉर्म कर देना अथॉरिटी को, वो होते हैं विसल ब्लोअर। तो इनको प्रोटेक्ट किया गया है इस एक्ट में कि इनकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, जो भी ऐसे करप्शन चार्जेस को बताएगा, मतलब ए की जो आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड है, समझे। ये है जी। अब पावर क्या होती है लोकपाल की, लोकपाल की पावर होती है जी, ये क्या कि जितनी भी हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं उनको सुप्रिंटेंडेंस करता है, डायरेक्शन दे सकता है, मतलब निर्देश दे सकता है उनको, इंक्लूडिंग सीबीआई, सीबीआई को भी निर्देश दे सकता है कि आप ये क्या है किसी पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये डायरेक्शन दे सकता है सीबीआई को भी। और क्या है जी इसमें दूसरा ये जी, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को किसी को भी ये समन कर सकता है, बुला सकता है, क्वेश्चन कर सकता है किसी को भी। और क्या है जी इसमें एक और है जी, इसमें दूसरा ये जी इम्पोर्टेंट क्या है कि सीबीआई के कोई भी मान लो इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई का कोई भी ऑफिसर, तो अगर उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र किया जाएगा ना, जैसे अभी क्या है लोकपाल ने सीबीआई को कोई केस दे दिया, समझे, और ये कोई ऑफिसर क्या है लोकपाल के किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मतलब जांच कर रहा है किसी केस की, तो लोग उसका अगर मान लो इस ऑफिसर का ट्रांसफ़र करना चाहे ना गवर्नमेंट, तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती बिना अप्रूवल के, लोकपाल के अप्रूवल के, विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। अगर जब तक लोकपाल सहमति नहीं देगा तब तक उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसमें प्रोविज़न है इस लोकपाल एक्ट में कि विद इन 6 मंथ कंप्लीटेड होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, जो भी आप जांच कर रहे हो इसमें, तो 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। लेकिन लोकपाल या लोकायुक्त के पास ये पावर है, वो एक्सटेंशन कर सकता है 6 मंथ और भी, मतलब और 6 महीने के लिए ये बढ़ा सकता है पीरियड। और क्या जी, इसमें स्पेशल कोर्ट होंगे जी, सेटअप किए जाएंगे लोकपाल द्वारा, जो क्या है जो भी मान लो कोई करप्शन चार्जेस लगे हैं उन पे इनका केस इस कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में चलेगा। तो यही था जी, इसमें पूरा डिटेल से हमने देखा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है जी, स्पेशल मैरिज एक्ट अभी न्यूज़ में था जी, बहुत बार न्यूज़ में रहता है, एक बार हम पहले भी इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इस बार इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसकी प्रोविज़न को ज़रूर याद रखें, मेंस प्री किसी में भी पूछा जा सकता है। तो मैटर क्या है जी, मैटर ये है, अभी पिटीशन डाली थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि जो भी पब्लिक में आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो उसको डिस्क्लोज ना किया जाए। जैसे अभी पूरा डिटेल में जानेंगे जी, पहले आप मैटर जानो कि है क्या ये मैटर। देखो जी, हमारी कंट्री में क्या है, 2-3 एक्ट बने हुए हैं। एक तो हिंदू मैरिज एक्ट, अगर मान लो आप हिंदू हो और शादी कर रहे हो, कोर्ट में रजिस्टर होती है, तो आपकी इस एक्ट के थ्रू रजिस्टर होती है हिंदू मैरिज एक्ट, समझे। और अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम, अगर आप शादी कर रहे हो तो क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है मुस्लिम के, उनके तहत ही रजिस्टर होती है। अगर आप मान लो सिख हो या क्रिश्चियन हो, तो ये सारे सिख, जैन, बौद्ध, ये सारी हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू ही रजिस्टर होती हैं। लेकिन आप मान लो कोई भी, मान लो बॉय है या गर्ल है, और ये बॉय है और ये गर्ल है, मान लो कोई भी लड़का या लड़की हिंदू धर्म से है या सिख धर्म से है, या इधर सिख से या मुस्लिम से या हिंदू से, किसी से भी है जी, समझे। तो अगर इंटर रिलीजन मैरिज होगी, मतलब एक धर्म से आप, कोई एक धर्म का रिलीजन का बॉय है दूसरे धर्म की लड़की से शादी करता है, तो फिर वो शादी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। वो हिंदू मैरिज या मुस्लिम पर्सनल लॉ इसमें रजिस्टर नहीं होती, ये रजिस्टर होती है स्पेशल मैरिज एक्ट में, समझ गए। ये है जी। अब मान लो इसमें प्रोविज़न है, अगर आप मान लो लड़के हो मुस्लिम, आप मान लो हिंदू बॉय है एक, समझे, ये हिंदू बॉय है और शादी करना चाहता है मुस्लिम गर्ल से, समझे, मुस्लिम गर्ल से, तो उसकी शादी रजिस्टर होगी स्पेशल मैरिज एक्ट में। अब इसमें लेकिन ये प्रोविज़न है, जब भी आप शादी करोगे ना उससे 1 महीने पहले आपको मैरिज ऑफिसर को नोटिस देना पड़ेगा। मैरिज ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट में ना जी, एक मैरिज ऑफिसर होता है जिसमें आपकी मैरिज रजिस्टर होती है, जिसके पास, तो ये ऑफिसर के पास क्या, 30 डेज़ पहले मैरिज से आप नोटिस दोगे इसको, और ये क्या करेगा, ये 30 डेज़ का नोटिस लगा देगा अपने ऑफिस के बाहर, पब्लिक नोटिस लगा देगा। क्यों, ताकि वो ये देखते हैं कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, किसी को मतलब ऑब्जेक्शन क्या है, विरोध तो नहीं कर रहा है इस मैरिज का, समझे, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो ये देखते हैं, अगर 30 डेज़ के अंदर किसी इनके फैमिली मेम्बर ने, किसी ने विरोध नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं जताया, तो इनकी मैरिज क्या है, रजिस्टर हो जाती है। लेकिन होता क्या है, अब इस प्रोविज़न से बचने के लिए 30 डेज मान लो नोटिस देना पड़ता है। अगर किसी को पता लग गया तो क्या है, फैमिली, आपको भी पता है इंडियन फैमिली क्या है, कंजर्वेटिव होती हैं, एक दूसरी रिलीजन में शादी नहीं करना चाहती, तो
तो वो क्या है, ऑब्जेक्शन जताती हैं और इनकी शादी नहीं हो पाती। तो अब इनके पास रास्ता क्या होता है, लड़का और लड़की के पास ये क्या करते हैं, कोई भी लड़की या लड़की, मान लो लड़का है हिंदू धर्म का और लड़की है जी मुस्लिम धर्म की, तो ये क्या है, किसी एक धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। या तो हिंदू लड़का मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा या मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब क्या है, इनकी शादी होगी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, अगर हिंदू धर्म में दोनों कन्वर्ट हो गए, अगर दोनों कन्वर्ट हो गए मुस्लिम धर्म में, समझे, तो इनकी शादी होगी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार। तो अब इन्हें क्या है, मैरिज ऑफिसर को 30 डेज का नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनकी शादी उन एक्ट के थ्रू होगी और इनकी शादी आसानी से हो जाएगी। इसलिए लोग क्या है, धर्म चेंज करते हैं, रिलीजन कन्वर्ट करते हैं। अब ये प्रोविज़न क्या है जी, क्यों ये न्यूज़ में आया, ये सारी डिटेल हमने देख ली। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो ये क्या है, पिटिशनर ने क्या है, यही कहा है कि भैया जो 30 दिन का नोटिस दिया जा रहा है ना, ये प्रोविज़न हटाओ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं क्यों, उन्होंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है टू कीप एडुकेट सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व। मतलब जो पार्टीज होती हैं उनको उनके जो क्या है सेफगार्ड मिले हुए हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्शन जताना चाहे किसी लड़का लड़की से, मान लो कोई भाग के शादी कर रहा है, कैसे कोई ऑब्जेक्शन जताना चाहे या ज़बरदस्ती फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है या फोर्सफुली किसी से शादी की जा रही है, तो बचाया जा सके। तो सेंट्रल का कहना ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन इशू क्या है, देखो जी, स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 6 और सेक्शन 7 कहता है कि पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, पब्लिक नोटिस शादी करने से पहले, समझे। लेकिन ये क्या है, पिटिशनर का कहना है कि जो ये प्रोविज़न है सेक्शन 6 और 7 ये क्या है, अनरीजनेबल है और आर्बिट्ररी है, मतलब कि ये सही नहीं है प्रोविज़न, उसका ये कहना है। इसमें क्या है, पिटिशनर ने आर्ग्यू किया है 30 डेज का जो पीरियड है नोटिस दिया जाता है 30 दिन पहले का, वो क्या है, जो इसके सगे संबंधी होते हैं, इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है, उसको क्या है डिस्करेज करते हैं। मतलब कि इसको क्या है, प्रमोट नहीं करते। डिस्करेज करने का मतलब है कि जी, कि अगर मान लो आप सोसाइटी में इक्वलिटी लाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि ये रिलीजन और कास्ट का जो है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव मिटे, तो इसको क्या है, ये डिस्करेज करता है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट हम क्या है जी, 1954 में ये क्या बनाया गया। अब इसकी प्रोविज़न हमने पढ़ ली है। एक तो कि क्या है कि विदाउट गोइंग थ्रू एनी रिलीजियस कस्टम और रिचुअल्स क्या है, मैरिजेज की जाती हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, रजिस्टर हो जाती हैं बिना किसी कस्टम रीति रिवाज के, रिलीजन के रजिस्टर हो जाती हैं। इसमें क्या है, मैरिज डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के आप करना चाहो तो इसके तहत ही रजिस्टर होती हैं। मान लो आप दूसरी कास्ट से और दूसरे रिलीजन से, इसके तहत ही रजिस्टर होती हैं। और इंटर रिलीजियस मैरिज होती हैं जो, उसको क्या है, ये क्या है, एक तरह से सेकुलर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करता है, मतलब अलाउ करता है, ताकि धर्मनिरपेक्षता लाई जा सके हमारी कंट्री में। अब इसकी प्रोविज़न है क्या, ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैरिज ऑफिस को 30 दिन पहले, कम से कम एटलीस्ट 30 डेज पहले, प्रायर टू द डेट ऑन विच सच नोटिस इज़ गिवन, मतलब जब नोटिस मान लो मैरिज ऑफिसर देगा, उससे 30 दिन पहले आप दोगे मैरिज ऑफिसर को नोटिस, शादी करने से पहले। तो ये नोटिस क्या है, ऑफिसर अपने ऑफिस के बाहर लगाएगा, ये मैरिज ऑफिसर। और अगर 30 दिन के अंदर कोई नहीं देता है ऑब्जेक्शन, और इस नोटिस में क्या क्या होगा, जो मैरिज ऑफिसर लगाएगा, इसमें नाम होगा, जो भी बॉय एंड गर्ल हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ, एज, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स नेम होगा उनका, डिटेल्स में होगी, एड्रेस होगा, पिन नंबर, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, सब इसमें लगाया जाएगा नोटिस बोर्ड में। अब इसमें क्या है, कोई भी ऑब्जेक्शन करता है तो क्या है, मैरिज नहीं होगी। अगर विद इन 30 डेज अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, नो ऑब्जेक्शन, तो क्या है, मैरिज रजिस्टर हो जाएगी जी, आप दोनों की मैरिज हो जाएगी, कोई करना चाहता है तो। अब इसके क्रिटिसिज्म यही है जी, इसकी बुराई क्या करते हैं, यही करते हैं कि क्या है कि ये जो फैमिली होती हैं दबाव बनाती है, शादी नहीं करने देती, कोई अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। और ये प्राइवेसी का भी इंट्रूजन है, मतलब कि जो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, उसके भी अगेंस्ट है। क्योंकि इसमें क्या है, नेम वगैरह, फ़ोन नंबर सब डिटेल में नोटिस पे लगा देते हो आप किसी का भी, तो राइट टू जो प्राइवेसी उसके अगेंस्ट है, क्रिटिसिज्म है ये जी, जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना ये है। और ये क्या है, रिलीजियस कन्वर्जन को प्रोसीज करता है। कैसे, देखो जी, जब आप मान लो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी नहीं होने दोगे, 30 डेज़ का नोटिस लगाओगे, तो क्या है, ये जो रिलीजियस धार्मिक कन्वर्जन होता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में लोग कन्वर्ज होता है, तो इसको बढ़ावा देगा, तो ये भी इससे एक नुकसान है जी। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट वे। नेक्स्ट है जी, उड़ीसा रीपरमलगेट्स ऑर्डिनेंस ऑन एपीएमसी। एपीएमसी क्या है, ये मंडी है जी, किसान जिस पे वो बेचते हैं, अपने क्रॉप को बेच के आते हैं, वही मंडी है एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग। ये क्या है जी,
उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी री का री का मतलब है जी अगेन, परमलगेट का मतलब दोबारा बनाना किसी चीज़ को। तो ऑर्डिनेंस बनाया जी। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश। ऑर्डिनेंस के बारे में हम बहुत बार डिटेल से पढ़ चुके हैं, आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। क्या होता है ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस क्या जी? गवर्नर को पावर मिली है आर्टिकल 213 और प्रेसिडेंट को 123। ये आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकता है। एक लॉ ही होता है जी, लॉ की तरह काम करता है ये भी, कानून, मतलब इसे अध्यादेश बोलते हैं। ये क्या है? जब भी पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई हाउस सेशन में नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा नहीं है जी सेशन में, इसके लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट में है तो, अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है सेशन में, तो भी ऑर्डिनेंस क्या इशू किया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों सेशन में है तब नहीं किया जा सकता, समझे? या तो दोनों हाउस सेशन में नहीं है या एक हाउस भी नहीं है सेशन में, मतलब उसका सदन नहीं लगा हुआ है, सेशन नहीं लगा हुआ, जैसे अभी बजट सेशन लगा हुआ है, अगर किसी हाउस का सेशन नहीं लगा हुआ है तो गवर्नर या प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर स्टेट में और प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे। तो अब ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किस लिए किया है? थर्ड टाइम किया जी ऑर्डिनेंस। किस लिए किया है? ताकि उड़ीसा गवर्नमेंट चाह रही है कि जो प्राइवेट मार्केट है उनको सेटअप किया जा सके, ऑपरेट किया जा सके, और जो फार्मर कंज्यूमर है, कंज्यूमर मार्केट है, उनको क्या है, कंपटीशन उनका बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके। अब ऑर्डिनेंस का ओवरव्यू लेते हैं जी, क्या क्या दिया है। देखो जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017 का एक्ट है जी। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या है, सर्कुलेट किया था और ये बनाया गया था सेंट्रल लेवल पे। तो इस एक्ट को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेके आई है उड़ीसा गवर्नमेंट। इसमें क्या रखा गया है? जो भी फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट है, मतलब फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जी जो डिफरेंट जगह पे मार्केट बनी हुई होती है स्टेट में, छोटी छोटी मार्केट, उन मार्केट को क्या अबॉलिश करना, मतलब ख़त्म करना है। और एक कंसेप्ट लेके आना है, जो नोटिफाइड मार्केट एरिया होता है ना, उसको भी रिमूव करना है, हटाना है इस कंसेप्ट को। इससे क्या है कि रेगुलेशन बढ़ाना है। एपीएमसी जो मंडीज होती हैं, मार्केट होती हैं, उनका रेगुलेशन क्या है, इन्फोर्स करना है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। गवर्नमेंट चाहती है कि जो वेयर हाउस हैं, सिलोज हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, मतलब वो जी जहाँ पे क्या है, आप कोई भी स्टोरेज, मतलब कोई भी जगह, एक जगह है जहाँ पे जमा करते हो, कोई भी चीज़ इकट्ठा करके रख लेते हो, गोदाम, वेयर हाउस बोल सकते हो, गोदाम को बोलते हैं। ये कोल्ड स्टोरेज है, उनको क्या है डिक्लेयर करने, किसी को भी क्या है मार्केट डिक्लेयर कर देना। मतलब इसमें क्या है, गवर्नमेंट चाहती है, उड़ीसा गवर्नमेंट, जो वेयर हाउस हैं, जो गोदाम वगैरह, उनको भी मार्केट डिक्लेयर कर देना, ताकि उनकी लिंकेज फार्मर से की जा सके। दूसरा इसमें की फीचर क्या है जी मॉडल एक्ट के? एक तो ये जी, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, में डिक्लेयर द होल स्टेट एज ए सिंगल यूनिफाइड मार्केट एरिया, मतलब पूरे स्टेट को ही एक मार्केट की तरह डिक्लेयर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा जी, सिंगल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। मान लो कोई ट्रेड करना चाहता है, कोई व्यापारी, उसको पूरे स्टेट में सिर्फ एक ही लेना पड़ता है। अभी क्या है, जैसे डिफरेंट मार्केट के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से, अगर किसी ट्रेडर को, किसी व्यापारी को ट्रेड करनी है तो। लेकिन पूरे स्टेट में जितनी भी मार्केट का, उसके लिए सिंगल लाइसेंस ही होगा, तो किसी भी मार्केट में जाके वो ट्रेड कर सकता है। इससे ये फ़ायदा होगा, सिंगल लाइसेंस विल बी एप्लीकेबल फॉर द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक। मतलब आप मान लो किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप हुई है, फसल हुई है, या लाइव स्टॉक, कोई पशु वगैरह, किसी की भी बारे में ट्रेड करना चाहते हो, किसी के लिए भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी मार्केट में जाके, तो आप एक ही लाइसेंस से कर सकते हो। जब पहले अलग अलग लेना पड़ता था, वो अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मार्केट कमेटी होगी जिस एक्ट के थ्रू। मार्केट कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी जो मार्केट है उसको मैनेज करेगी। जैसे मार्केट है, बाजार बना हुआ है जी, मंडी बनी हुई है, उस मार्केट को क्या मैनेज करेगी, ये प्रबंधन उसका ये करेगी। जो प्राइवेट मार्केट है वो भी सेटअप की जाएंगी, प्राइवेट इंडिविजुअल को क्या है प्रमोट किया जाएगा एज ए ट्रेडर और कमीशन एजेंट्स। ये क्या है, अब इसमें यही है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे, सादिया अर्थक्वेक। ये साडिया भी बोलते हैं, साडिया कोई सादिया बोलता है। साडिया अर्थक्वेक है क्या? देखो जी, साडिया कहाँ पे जगह है? असम में है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे लगता है, लेकिन असम का पार्ट है साडिया। ये एक विलेज है जी साडिया। साडिया में हेमे बस्ती नाम का गांव है, विलेज। यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट को अभी एविडेंस मिले, फर्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, मतलब कि पहली बार एविडेंस, मतलब सबसे पहला जो अर्थक्वेक आया था, ऐसा माना जा रहा है कि जो रिटर्न में लिखा हुआ है हमारे पास, वो इसमें आया था, हेमे बस्ती विलेज में, जो कहाँ है, असम में, साडिया जगह में, उस पे है। तो ये एविडेंस मिले साइंटिस्ट को। देखो ये बस आपको जगह याद रखनी है। देखो ये लिखा है, साडिया अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड टू हैव कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द रीजन एंड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड द टाउन इन 1697। तो 1600
97 में अर्थक्वेक आया था, इसके एविडेंस मिले अभी लिखित एक क्या डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। तो ये माना जा रहा है सबसे पुराना फर्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस जो अर्थक्वेक का मिला है। भूकंप, अर्थक्वेक मतलब होता है जो भूकंप, आपको पता होगा। तो बस यही है, ये साड़िया पता ही है, ईस्टर्न हिमालयाज़ का पार्ट है जी, ईस्टर्न हिमालय है जो नॉर्थ ईस्ट में। तो बस इतना ही था इसमें, बस ये याद रखना कहाँ पे लोकेशन। शाहतूत डैम, शाहतूत डैम क्या है जी, ये सहतूत या शाहतूत, सहतूत डैम को लालंदर डैम भी बोलते हैं, ये याद रखना, लालंदर सहतूत डैम। ये अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ मिलके, मतलब इंडिया पार्टनरशिप कर रही है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पे बनाया जा रहा है। अब इसमें कहाँ पे बनेगा जी, ये बनेगा जी, काबुल रिवर है अफगानिस्तान में, इसकी ट्राइब्यूटरी है मैदान रिवर, मैदान रिवर पे बनेगा सहतूत डैम। ये देखो जी, ये काबुल रिवर, ये है मैदान रिवर, ये काबुल रिवर। ट्राइब्यूटरी आप जानते हो सहायक नदी को बोलते हैं, जब छोटी नदी स्मॉल रिवर लार्ज रिवर में आके मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, तो इस स्मॉल रिवर क्या है, इस लार्ज रिवर की ट्राइब्यूटरी है, मतलब मैदान रिवर काबुल की ट्राइब्यूटरी है सहायक नदियाँ। अब ये याद रखना आपको, सहतूत डैम जो बनाया जा रहा है, इंडिया सेकंड डैम है ये जो बना रहा है, पहला डैम बना चुका है सलमा डैम अफगानिस्तान में। तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है, सलमा डैम, सहतूत डैम, या फिर लालंदर डैम कहाँ पे, अफगानिस्तान में जो इंडिया बना रहा है। और इसकी लोकेशन भी याद रखनी है, मैदान रिवर पे जो काबुल रिवर की ट्राइब्यूटरी है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेज एंड आर्टिकल 121। ये न्यूज़ में अभी क्यों, क्योंकि जी एक बीजेपी पार्टी आप जानते हो, एक तृणमूल कांग्रेस है जी पार्टी, जिसके अभी आपको पता है सीएम तृणमूल कांग्रेस से कौन है, ममता बनर्जी हैं जी, जो वेस्ट बंगाल से। तो अभी हुआ क्या है, लोकसभा में क्या है जी, जो बीजेपी के एक एमपी हैं पीपी चौधरी, उन्होंने इनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस इशू कर दिया महुआ मोइत्रा के पास जी, ये तृणमूल कांग्रेस की एमपी हैं लोकसभा में, इनके अगेंस्ट प्रिविलेज नोटिस कर दिया क्योंकि इन्होंने रिमार्क किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। अब इशू है क्या ये देखते हैं जी पूरा। देखो जी, मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में हमने कल पढ़ा था जी पूरा डिटेल से। क्या है कि जब मान लो बजट सेशन की एड्रेस, मान लो बजट सेशन से पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करता है ना पार्लियामेंट को, दोनों हाउस जॉइंट सिटिंग बैठती है, पार्लियामेंट एड्रेस करता है, उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है। मोशन ऑफ थैंक्स में क्या करते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट ने संबोधन किया है पार्लियामेंट का, उसमें क्या है, उसको प्रेसिडेंट को थैंक्स करना, धन्यवाद बोलना। तो ये लोकसभा राज्यसभा में दोनों में ये नोटिस क्या, मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, सर्कुलेट किया जाता है। और क्या है, जो एमपी होते हैं वो वोट करते हैं। तो मोशन ऑफ थैंक्स पे बोलते हुए प्रेसिडेंट एड्रेस, और मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस, जो मोशन ऑफ थैंक्स था उस पर बोलते हुए जो क्या है, ये एमपी थी तृणमूल कांग्रेस की, जिनका नाम है महुआ मोइत्रा, ये एक लेडी है। इन्होंने, महुआ ने क्या किया था, महुआ जी ने क्या है कि जो जज के कंडक्ट के बारे में क्या है चर्चा की, जज का कंडक्ट मतलब जज के बिहेवियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी पार्लियामेंट में जज के बिहेवियर को डिस्कस किया जा सकता है हाउस में। अब उसका आंसर है जी नो, क्योंकि आर्टिकल 121 क्या कहता है कि किसी भी जज का कंडक्ट और बिहेवियर मतलब व्यवहार क्या है, डिस्कस नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अगर उसके रिमूवल की बात चल रही हो। मान लो अगर जज को हटाने की बात चल रही हो, उसका नोटिस चल रहा हो, तब तो आप उसकी चर्चा कर सकते हो, उसके कंडक्ट की, बिहेवियर की। लेकिन अगर उसके रिमूवल का, हटाने का प्रोसेस नहीं चल रहा, इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं चल रहा, मतलब हटाने का, तो क्या है, आप चर्चा नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 121 कहता है कि नो डिस्कशन शैल बी टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। इन डिस्चार्ज ऑफ इट ड्यूटीज़, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में जो डिस्चार्ज कर रहा है, एक्सेप्ट अपॉन ए मोशन फॉर प्रेजेंटिंग एंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। मतलब कि अगर उसके मोशन के रिमूवल के बारे में मतलब नोटिस चल रहा है, मोशन चल रहा है, तो तब आप डिस्कस कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 121 कहता है। तो ये आपको आर्टिकल भी याद रखना है किस बारे में ये। अब प्रिविलेजेस क्या होते हैं ये जानते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट ये है। प्रिविलेज क्या होते हैं जी, एक पार्लियामेंट प्रिविलेज यूज़ होते हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट या फिर विशेष अधिकार बोल सकते हो, स्पेशल राइट। ये एक इम्यूनिटी मतलब क्या है, लेजिस्लेचर जो एमपीज होते हैं या एमएलए, मतलब स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा होती है, इनको क्या है, विशेष अधिकार मिले होते हैं, मतलब इम्यूनिटी मिली होती है। किस चीज़ से मिली होती है जी,
मुक्ति, इम्यूनिटी का मतलब मुक्ति किससे, कि इन्हें प्रोटेक्शन, एक तरह से प्रोटेक्शन मिली होती है अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज फॉर एक्शन डन और स्टेटमेंट मेड इन कोर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। मतलब जो भी ये हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में अगर एमपी है तो, एमएलए तो विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो भी हम बोलेंगे, काम करेंगे, फ्रीडम स्पीच, ये सारी उन पे क्या, कोई इनके खिलाफ क्या है, इन्वेस्टिगेट केस वगैरह ये नहीं, कोई भी ये लायबल नहीं है जवाब देने के लिए, ये इम्यूनिटी मिली हुई है इनको। या आपने प्रिविलेज पढ़े भी होंगे। अब कौन सी प्रोविज़न है जी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिविलेजेस को, ये विशेष अधिकार हैं लेजिस्लेचर के जो प्रोटेक्ट करती हैं। इसके लिए जी देखो, आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं उनको विशेष अधिकार हैं, वो उन्हें राइट टू फ्रीडम है पार्लियामेंट में बोलने का, और उस पर क्या कोई कोर्ट वगैरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ये प्रिविलेज होते हैं। और आर्टिकल 194 किसके लिए है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है, उसके मेंबर के लिए और कमेटीज़ के लिए, कोई भी कमेटी है उसको भी प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट में। ये आर्टिकल 194 स्टेट के लिए, विधानसभा के लिए। अब सवाल ये उठता है किस किस को मिलते हैं, देखो ये सारे एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको पार्लियामेंट प्रिविलेजेस मिलते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट का पार्ट तो जी प्रेसिडेंट भी क्या इसको मिलते हैं, नहीं जी, ये आपको इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना है कि पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैं जो, वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट प्रिविलेजेस मिलते हैं। देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, जो विशेष अधिकार हैं वो प्राप्त हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं है, वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है फिर भी नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपने पढ़ा भी होगा जी, एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, लिखा भी हुआ है। अब बात आती है ब्रीच ऑफ दिस प्रिविलेजेस, मतलब इन जो विशेष अधिकार का ब्रीच कैसे होता है, उल्लंघन कैसे होता है। उल्लंघन ऐसे होता है जी, देखो जी इनकी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं लिखी हुई है कि कैसे उल्लंघन होता है। देर आर नो क्लियर नोटिफाइड रूल्स टू डिसाइड व्हाट कंस्टिट्यूट ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड पनिशमेंट इट अट्रैक्ट्स। मतलब ये विशेष अधिकार हैं प्रिविलेजेस, कब इसका उल्लंघन होगा, कोई रूल्स वगैरह ऐसे नोटिफाइड नहीं है, और क्या पनिशमेंट मिलेगी कुछ भी नोटिफाई नहीं है। लेकिन जनरली होता क्या है, जनरली ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि मान लो जब भी कोई, मान लो पार्लियामेंट में कोई बोल रहा हो, कोई स्पीच दे रहा हो, या कोई पार्लियामेंट्री कमेटी फंक्शन कर रही हो, अगर आप उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, बाधा डालते हो, इम्पीड करते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, बाधा डालते हो उसके काम में, तो क्या है, वो क्या है, समझा जाएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब प्रिविलेजेस का उल्लंघन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो ऑफिसर होता है, हाउस का मेंबर होता है, जैसे कोई भी ड्यूटी इंचार्ज कर रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस समझा जाता है, ट्रीट किया जाता है। और क्या जी इसमें, जैसे मान लो जी, मान लो कोई क्या है, कोई भी मेंबर हाउस का ऐसी हाउस की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक कर दे, या फिर ये पब्लिश लायबल रिफ्लेक्टिंग ऑन द करेक्टर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, मतलब हाउस की जो भी हाउस के अंदर प्रोसीडिंग हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, उसको लीक कर दे, या फिर उसकी निंदा करे। लीबल का मतलब है जी कंडेम करना, निंदात्मक लेख, कोई उसके मतलब इंसल्ट करते हुए कोई चीज़ डिस्क्लोज करे, तो वो भी ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेज किया जाएगा, क्योंकि कोई भी हाउस का काम है, हाउस की क्या है, परमिशन से ही क्या है वो पब्लिश किया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई कर दे तो वो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस में आएगा। अब प्रोसीजर क्या होता है जी, अगर कोई केस आता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का, तो इसका प्रोसीजर होता है जी, अगर कोई इस जो प्रिविलेजेस विशेष अधिकार का उल्लंघन करता है, प्रिविलेज का ब्रीच करता है, तो उसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर होता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन होता है, वो एक प्रिविलेजेस कमेटी बनाते हैं। मतलब स्टेट लेवल पे क्या होता है, जो स्पीकर होता है असेंबली का, विधानसभा का, या किसी 6 स्टेट में हमारे पता है आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसका चेयरमैन है वो, इन दोनों हाउस में अलग अलग प्रिविलेजेस कमेटी कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। ऐसी पार्लियामेंट में जी राज्यसभा और लोकसभा में प्रिविलेजेस कमेटी बनाते हैं, स्पीकर और चेयरमैन दोनों के। तो ये क्या है, इनमें मेंबर, इनके जो मेंबर होते हैं प्रिविलेज कमेटी में, जो मेंबर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू पार्टी स्ट्रेंथ इन द हाउस होते हैं। मतलब जी जैसे मान लो टोटल मेंबर 543 हैं लोकसभा में, और मेंबर मान लो बीजेपी के मान लो 60% मेंबर हैं, तो प्रिविलेज कमेटी के मेंबर भी 60% बीजेपी से आएंगे। अगर कांग्रेस के मान लो 10% मेंबर हैं हाउस में, तो 10% मेंबर प्रिविलेज कमेटी के 10% कांग्रेस से आएंगे, उस पार्टी से। तो पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ है ना हाउस में, उसके हिसाब से प्रिविलेज कमेटी के मेंबर चुने जाते हैं, मतलब इसके मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं, कमेटी के नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्शन नहीं होता, नॉमिनेट करते हैं स्पीकर लोकसभा में, और उसमें नामांकित करना मतलब।
और स्पीकर चेयरमैन डिसाइड करते हैं मोशन को कि प्रिविलेज मोशन लाया जाए या नहीं लाया जाए। अगर मान लो स्पीकर या चेयरमैन, अगर राज्यसभा में तो चेयरमैन और लोकसभा में तो स्पीकर, अगर उन्हें लगता है हाँ कंटेम्प्ट मतलब उल्लंघन हुआ है, ब्रीच हुआ है प्रिविलेजेस का, तो वो क्या इन चार्जेस को जो मान लो किसी मेंबर पे लगे हुए हैं, किसी पर्सन ने क्या उल्लंघन किया है, ब्रीच किया है, तो फिर क्या है इस मोशन को आगे प्रिविलेज कमेटी को दे देते हैं, स्पीकर या चेयरमैन। अगर राज्यसभा में चेयरमैन प्रिविलेज कमेटी को दे देगा, स्पीकर है तो लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी को दे देगा। इसके आगे कमेटी क्या है एग्जामिन करती है कि स्टेटमेंट जो मान लो किसी पर्सन ने इंसल्ट किया है वो सही में सही है या वो गलत है, मतलब सही है मतलब उसने जो प्रिविलेज किया उल्लंघन किया है वो सही में उस पर जो चार्जेस लगे हैं वो करेक्ट हैं इनकरेक्ट हैं। तो ये चीज़ डिसाइड करती है प्रिविलेज कमेटी। प्रिविलेज कमेटी एज ए क्वासी जुडिशियल पावर होती है जी। ये कमेटी एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी काम करती है और पूरा एक्सप्लेनेशन देती है कंडक्ट का, बिहेवियर का जो भी है लगा है, और रिकमेंड करती है फिर। तो इसके बारे में यही था जी। ये हमने पढ़ा प्रिविलेजेस क्या होते हैं, किस चीज़ को मिलते हैं किसको नहीं मिलते, प्रिविलेज कमेटी क्या होती है, और ब्रीच क्या होता है, जो उल्लंघन क्या होता है प्रिविलेज कमेटी का, आर्टिकल 21। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ये क्या है जी, ये जी अभी एक बिल पास किया जी राज्यसभा में। कौन सा? मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020। पोर्ट तो आप जानते हैं जी, पोर्ट बंदरगाह होती है, बंदरगाह को बोलते हैं। इनके लिए एक बिल अभी पास किया है राज्यसभा ने। तो पोर्ट पहले आप देखो ये क्या होता है, ये जी पोर्ट, ये क्या है, एक ओशियंस में, जैसे मान लो जी ओशियंस में मतलब कोस्टल एरियाज़ के पास क्या है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं ये। इसमें क्या होता है जो शिप होते हैं ना पानी के जहाज, दूसरे देश से कोई मान लो सामान लेके आए हैं, यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग होता है जी। कार्गो का मतलब होता है जी सामान, बस जो शिप में आता है उसको कार्गो बोल देते हैं, है वही लगेज सामान मतलब कार्गो। जैसे कोई भी चीज़ इंपोर्ट की है या आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इस पोर्ट पे क्या है, यहाँ पे उतरती है ये चीज़, यहाँ पे, यहाँ से फिर इंडिया में दूसरे मान लो किसी कंट्री से आ रहा है जी, इंपोर्ट किया है, पहले पोर्ट पे आएगा फिर बाकी की कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होगा जी। अगर मान लो कंट्री से आप लेके आ रहे हो, यहाँ पे लेके आओगे, फिर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे, शिप पे लोड होगा, ये शिप लेके जाएगी, जहाज़ लेके जाएगा पानी का दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी हैंडलिंग जो कार्गो हैंडलिंग होती है पोर्ट पे होती है, इसलिए ये बिल लाया गया है जी पोर्ट के लिए। अब क्या है जी इस बिल में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम। राज्यसभा ने पास कर दिया इस बिल को। ये बिल क्या करता है, इसका टारगेट है जी जो पोर्ट है हमारी बंदरगाहें हैं उनको वर्ल्ड क्लास बनाना है और पोर्ट अथॉरिटीज़ को पावर देना है, मतलब ताकि वो अपना डिसीजन ले सकें। जो पोर्ट की अथॉरिटी है, पोर्ट को कोई तो मैनेज करता होगा जी पोर्ट को, तो जितनी भी अथॉरिटी है उनको पावर देना, शक्ति देना कि अपने अपने डिसीजन खुद ले सकें। गवर्नमेंट है वो इंटरवीन ना करे, हस्तक्षेप ना करे उनके मामले में, अपने आप डिसीजन ले पोर्ट अथॉरिटीज़। और ये पोर्ट को वर्ल्ड क्लास लेवल पे बनाने का मतलब है जी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ये क्या है, एक पहले एक्ट बना हुआ है जी मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, उसको रिप्लेस करेगा ये, मतलब उसकी जगह ले लेगा। ये क्या है, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा ये एक्ट। और जब ये पास हो जाएगा 2020 का एक्ट मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा जी और इसकी जगह ये बिल ले लेगा। अब इसके एम्स टारगेट और क्या हैं जी, एक तो जी पावर को डिसेंट्रलाइज करना, डिसीजन मेकिंग पावर को मतलब विकेंद्रीकरण पोर्ट अथॉरिटीज़ को देना है, और गवर्नेंस को क्या है इनहेंस करना है। दूसरा क्या है, जो डिसीजन है जी वो ट्रांसपेरेंट हो और फास्टर हो, मतलब जल्दी से डिसीजन लिए जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता हो उन डिसीजन में। और क्या है जी गवर्नेंस मॉडल होगा जी, इसको क्या है जो अथॉरिटी लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे इम्प्लीमेंट करेंगी। अब लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या होता है जी, ये मॉडल होता है जैसे जी आपने पढ़ा होगा लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जी जमींदार, जैसे जमींदार होता था उसके नाम पे सारे खेत ओनरशिप इस पे होता था जी फील्ड पे, और लीज पे दे देता था पट्टे पे, मतलब जो फार्मर होते थे वो खेती करते थे। तो ये ऐसे ही कुछ मॉडल होता है, डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में बिल में क्या की फीचर्स है वो देख लेते हैं, बिल की क्या विशेषता है, इसके फीचर क्या है। बिल में क्या है, एक बोर्ड बनेगा जी पोर्ट के लिए, बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी, बोर्ड बनेगा ईच मेजर पोर्ट के लिए, जितने भी मेजर पोर्ट इंडिया में सबके लिए एक बोर्ड बनेगा इस एक्ट के थ्रू। इस बोर्ड में क्या है, पहले एक पोर्ट ट्रस्ट हुआ करता था, पोर्ट जो ट्रस्ट एक्ट था ना 1963 का, तो उसको क्या है रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे एक बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसमें कौन कौन होंगे जी मेंबर, कंपोजिशन क्या होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी कंपोजिशन। इसमें जी एक चेयरपर्सन होगा, डेप्यूटी चेयरपर्सन होगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चेयरपर्सन को और डिप्टी चेयरपर्सन को। ये एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो उसकी रिकमेंडेशन पे करेगी, मतलब ये सिफारिश करेगी सिलेक्शन कमेटी। इस सिलेक्शन कमेटी में क्या है, कहाँ कहाँ से मेंबर होंगे इसमें जी, देखो जी एक तो जी सिलेक्शन कमेटी में मेंबर के बारे में डिटेल से नहीं दिया गया है। दूसरा क्या है, इस सिलेक्शन कमेटी में
अरे यार, ये कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी ना आपको। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो जी, ये सिलेक्शन कमेटी का नहीं दिया गया है, ये तो क्रिटिसिज्म है इसका। लेकिन जो इसमें मेंबर जो होंगे ना, डिप्टी पर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन और चेयरपर्सन, इसके अलावा और मेंबर भी होंगे। एक मेंबर स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाएगा जिस स्टेट में पोर्ट है। जैसे मान लो मुंबई पोर्ट है जी, मुंबई पोर्ट से महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से एक मेंबर होगा जी इस बोर्ड में। दूसरा होगा जी एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक मेंबर, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, रक्षा मंत्रालय से, एक कस्टम डिपार्टमेंट से मेंबर होगा जी इस बोर्ड में। बोर्ड में जी 2 से 4 मेंबर इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, 2 to 4 मेंबर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है जी आज़ाद मेंबर होंगे। उसमें क्या है, कहाँ से आएंगे जी, 2 मेंबर होंगे जी, वो जो एम्प्लॉय होंगे, कर्मचारी होंगे मेजर पोर्ट अथॉरिटी के, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक मेंबर जी होगा जो वो डायरेक्टर जनरल रैंक या उससे ऊपर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही नॉमिनेट करेगी जी उसे। मतलब 1 मेंबर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए एक मेंबर इनमें से, जो 2 से 4 मेंबर होंगे। और उन्हें नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ये बात याद रखनी है आपको। अब बोर्ड की पावर क्या होगी जी, ये बोर्ड बनाया जाएगा मेजर पोर्ट को हैंडल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। देखो जी, इसके पास की पूरी पावर होगी, जितनी भी ये प्रॉपर्टी है, असेट है पोर्ट की, उसको क्या है डेवलप करना। और बोर्ड क्या है रूल बना सकती है इनके लिए। मतलब किसी भी पोर्ट असेट को क्या है डिक्लेयर कर दे सकती है, किसी भी मतलब अथॉरिटी के लिए क्या है, सारे रूल यही बनाएगा बोर्ड उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए। और क्या करेगा जी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जी, फैसिलिटी लेके आनी है, या न्यू पोर्ट बनाना है, या यहाँ पे और फैसिलिटी डेवलप करनी है पोर्ट में, तो सारे डिसीजन रूल्स वगैरह कौन बनाएगा, ये बोर्ड ही बनाएगा इसके लिए। और इसमें क्या है, जितने भी मान लो किसी को एग्जाम्पशन देनी है, रिमिशन देनी है, किसी मतलब चार्ज जो लगते हैं ना, फीस लगती है पोर्ट हैंडलिंग में, इसको किसी को छूट देनी है, तो सारे डिसीजन ये पोर्ट अथॉरिटी बनेगी, जो बोर्ड बनेगा पोर्ट के लिए, वो ही सारे डिसीजन लेगी। अब एक एडजुकेटरी बोर्ड भी होगा जी, बनाया जाएगा इस बिल के अंदर है जी। ये एडजुडिकेटरी बोर्ड क्या है जी, ये क्या एक बोर्ड बनेगा जी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। ये पहले हुआ करता था टैरिफ अथॉरिटी, इस एक्ट 1963 का एक्ट था, उसमें टैरिफ एक्ट था, उसकी जगह बन जाएगा एक एडजुडिकेटरी बोर्ड बन जाएगा। जिसमें क्या है जी, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, 2 मेंबर होंगे एडजुकेटिव बोर्ड में। इसके फंक्शन क्या होंगे, इसके फंक्शन होंगे जी एडजुडिकेटरी बोर्ड के, ये क्या सर्टेन फंक्शन होंगे जो क्या है टैरिफ अथॉरिटी करती थी पहले मेजर पोर्ट के लिए, वो अब एडजुडिकेटरी बोर्ड करेगा। और इसमें सेकंड क्या होगा, जितने भी डिस्प्यूट होंगे जी मेजर पोर्ट के रिगार्डिंग, या पीपीपी प्रोजेक्ट जैसे प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पे डिसीजन ले जाएंगे, उन सारे केसेस का डिस्प्यूट जो निपटारा करेगी जी, विवाद का, झगड़े का, वो एडजुडिकेटरी ही करेगी यहाँ पे। अब इसमें कंसर्न क्या है जी बिल में, मतलब प्रॉब्लम क्या है जी इस बिल में। एक तो जी प्रॉब्लम ये है जी, इससे क्या है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, इनक्रेज मिल रहा है। मतलब पोर्ट की हैंडलिंग में अथॉरिटी में प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा मिलेगा, इनक्रेज होगा। कैसे, जो लैंडलॉर्ड मॉडल है ना उसके थ्रू। अब लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे जी हम, कैसे होगा। लेकिन इसमें यह भी क्लियरिटी नहीं है, देयर इज नो क्लियरिटी सो फार सिलेक्शन कमेटी दैट विल अपॉइंट चेयरपर्सन एंड एडजुकेटरी बोर्ड इज कंसर्न। मतलब सिलेक्शन कमेटी के क्या क्या मेंबर होंगे, कौन होगा सिलेक्शन कमेटी में, जो सिफारिश करेंगे, रिकमेंड करेंगे बोर्ड के चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के लिए, या एडजुकेटरी बोर्ड के मेंबर को अपॉइंट करने के लिए। तो मेंबर कौन कौन से होंगे सिलेक्शन कमेटी के, ये कोई क्लैरिफाई नहीं है जी अभी, कौन कौन से इसके मेंबर होंगे, इसके बारे में डिटेल से नहीं दिया हुआ इस बिल में। अब इसके लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं जी। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है जी, इस मॉडल में क्या है जी, ये ऐसा मॉडल है जिसमें जो गवर्नमेंट पोर्ट अथॉरिटी होंगी, मतलब बोर्ड के जो मेंबर होंगे, वो एज ए रेगुलेटरी काम करेंगे, मतलब रूल तो ये बनाएंगे। और सारा जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं वो कार्गो हैंडलिंग का काम ये देखेंगी, प्राइवेट एजेंसीज का, प्राइवेट कंपनी होंगी। मतलब कि मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, ये लीज पे दे देगी पोर्ट अथॉरिटी प्राइवेट इंडिविजुअल को, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है डेवलप करेंगी, और इसके लिए क्या है ये चार्जेस लेंगी, जो बोर्ड है वो चार्जेस लेगा इसके लिए। और इसमें होगा क्या रिटर्न में, यही है लैंडलॉर्ड पोर्ट है जो, वो क्या शेयर प्राप्त करेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट मिलेगा प्राइवेट एंटिटीज से, उनसे जो इसे डेवलप करेंगी। अब इसका रोल क्या है जी लैंडलॉर्ड पोर्ट अथॉरिटी का, यही है जी जितना भी जो पब्लिक प्राइवेट सर्विसेज हैं उनको कैरी आउट करना, मतलब उन्हें हैंडलिंग करना, कि सारा जो काम है ना डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, ये लीज पे दे देगी पोर्ट अथॉरिटी। ये एज ए लैंडलॉर्ड की तरह काम करेगी। और ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ऐसे किसान की तरह जैसे काम करते थे खेतों में, मतलब ओनरशिप इसी के हाथ में, रूल वगैरह यही बनाएगी सारे।
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कार्गो हैंडलिंग करना, कार्गो का मतलब सामान है जी, जो का सामान हैंडलिंग करना सारा प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होगा, कंपनी के हाथ में होगा। ये सारा इसमें मॉडल में होता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये भी न्यूज़ में था जी। ये किस लिए था, अभी नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जी, इसने डेटा रिलीज़ किया है क्राइम का, जितने अपराध हुए हैं जी हमारी कंट्री में 2019 में, इनका डेटा रिलीज़ किया है। इसमें कहा है जी जो इस एक्ट के अंडर जो क्राइम रजिस्टर हुए थे ना 2016 और 2019 में, वो क्या है 2.2% जितने भी केस हुए थे वो 2.2% केसेस रजिस्टर हैं, जो सिर्फ उन 2.2% केसेस का ही कन्विक्शन हुआ है कोर्ट में, मतलब कोर्ट में केस फाइनल हुए हैं सिर्फ 2.2%, जितने भी इस एक्ट के थ्रू मतलब केस रजिस्टर हुए थे 2016 मतलब 2016 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी केस आए थे ना इस एक्ट में। मतलब जी जब भी केस रजिस्टर होता है जी, किसी का केस लगता है जी, मामला आप जाते हो कंप्लेंट करने पुलिस में, तो वो किसी एक्ट के थ्रू होता है ना। इस एक्ट का उल्लंघन किया है आपने, तो इस एक्ट के थ्रू भी जितने भी केस रजिस्टर हुए थे इस एक्ट में, उस टोटल एक्ट में से जितने भी टोटल केस हुए थे ना उनमें से 2.2% ही उनका कोर्ट में फाइनल मामला हुआ है, कन्विक्शन हुआ है। ये समझ लो टोटल नंबर जो पर्सन थे जो अरेस्ट किए गए थे इस 2016 से 2019 के बीच में इस एक्ट के थ्रू, वो 5922 थे, लेकिन कन्विक्शन कितने का हुआ है, सिर्फ 132 मेंबर का ही। और 2019 में क्या था ये 96 को इस पर्सन को अरेस्ट किया था इस एक्ट के थ्रू। सेडिशन चार्जेस लगे थे जी, देश विद्रोह के चार्जेस, आईपीसी एक्ट के थ्रू। आईपीसी एक कोड है जी, ये इंडियन पिनल कोड, उसका सेक्शन है 194A, उसके तहत सेडिशन चार्जेस लगे थे 96% में। उसमें से क्या है केवल 2% को ही कन्विक्ट हुआ है, समझे, और 29% एक्विटेड हो गए, बरी हो गए जी, उन्हें दोष मुक्त हो गए, और बाकी के पे केस चल रहा है अभी तक। और इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं जी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है क्या, इसके बारे में डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक्ट जी 1967 में पास किया गया था, किस लिए, ताकि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जा सके, मतलब अवैध इलीगल एक्टिविटीज़ अवैध गतिविधियाँ उनको रोका जा सके। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इंप्लीमेंट करती है। मान लो अनलॉफुल एक्टिविटी है जी, ये इसमें डिफाइन नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दे, एक ऑफिशियल गजेटी में नोटिस निकाल दे, नोटिस पे लिख दे ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये इलीगल एक्टिविटी है, तो उसे अनलॉफुल एक्टिविटी समझा जाता है। इसके अंदर डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है जी, मतलब आपको डेथ पेनल्टी, डेथ की सज़ा भी सुनाई जा सकती है और आजीवन कारावास भी इस एक्ट के थ्रू। इस एक्ट में क्या जी, बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल कैन बी चार्ज, मतलब आप इंडिया के हो तब भी आपको क्या है केस चल सकता है, आप विदेश के हो जी नागरिक तब भी चल सकता है अगर इंडिया में आपने क्राइम किया है तो। एक बात और है जी, अगर आप इंडिया से बाहर करते हो, इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया से बाहर भी कोई क्राइम करते हो इसमें जी, तो वो आउटसाइड इंडिया करते हो वो भी रजिस्टर हो जाएगा जी इस केस के अंदर, वो भी एप्लीकेबल है, समझे। और क्या जी इसमें इस एक्ट के थ्रू क्या है जी, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उनके पास 160 डेज होते हैं जी मैक्सिमम चार्जशीट फाइल करने के। चार्जशीट क्या है जी, जैसे मान लो अभी आप पे गए एफआईआर हुई इस एक्ट के थ्रू, अभी एफआईआर हुई है जी, चार्जशीट क्या होता है, जब मान लो आप क्या है इसके बाद जो पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, वो क्या है देखती हैं आप पे जो एफआईआर दर्ज है ये सही है, जो आप पे केस लगाया है ना जी मामला, अगर आप पे सही है या गलत है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो ये देखती हैं। अगर वो सही है फिर कोर्ट में उसकी चार्जशीट दाखिल कर देते हैं, एडमिट कर देते हैं, तो कोर्ट को दे देते हैं हाँ जी जो चार्जेस लगे हैं सही है, तो इसी को बोलते हैं चार्जशीट, जब कोर्ट में आपका मामला चला जाए इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन इनके पास जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती हैं 180 डेज़ होते हैं जी चार्जशीट फाइल करने के कोर्ट में, लेकिन इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है फर्दर 180 डेज़ को। अब एज पर अमेंडमेंट, अब इसमें क्या है जी अमेंडमेंट किए गए 2019 में इस एक्ट में, जो 1967 का एक्ट था इसमें अमेंडमेंट किए गए। इस अमेंडमेंट क्या है जी, एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ निया को, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जी एक, जो मान लो जो टेररिज्म के केस होते हैं जी उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेट करती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो क्या है, अगर मान लो किसी बंदे पे केस चल रहा है ना जी, किसी इंसान पे किसी पर्सन पे केस चल रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, ये डायरेक्टर जनरल जब्त कर सकते हैं। और ये एक्ट क्या है जी, एम्पावर करता है जो निया के सब इंस्पेक्टर या उससे अबव रैंक का कोई भी अधिकारी है ना जी, सॉरी इंस्पेक्टर रैंक का, इंस्पेक्टर रैंक या उससे अबव कोई भी अधिकारी है, वो क्या है निया का, ये याद रखना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इंस्पेक्टर या अबव रैंक का अधिकारी है, वो क्या है टेररिज्म के खिलाफ केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मतलब जांच कर सकता है जी, इन्वेस्टिगेट का मतलब। और यही स्टेट में क्या है डीएसपी और एसीपी रैंक का अधिकारी है उससे ऊपर जांच कर सकता है, लेकिन निया का जो इंस्पेक्टर है उससे अब वही कर सकता है।
अब ये क्या है, इसमें प्रोविज़न एक और है जी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। पहले क्या है 1967 का जो एक्ट था उसमें सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, लेकिन इसके जो प्रोविज़न लाई गई 2019 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया इस एक्ट में, उसके थ्रू इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट रखना आपको, इंडिविजुअल को भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना। मखाना आप जानते हो क्या होता है? ये देखो जी, आपने खाया होगा, खीर वगैरह में डलता है और इसे नमकीन वगैरह होते हैं जी जो खाते हो आप, उनमें भी फ्राई करके खाया जाता है, ये मखाना होता है। इसके लिए एक नेशनल रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में है जी। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन, इससे बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। लास्ट 2019-20 का ही पेपर देख लो जी आप, प्री का, उसमें कई बार पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन आपका मखाना से रिलेटेड हो सकता है, या सोयाबीन हमने लास्ट डे पढ़ा था पिछले दिन 11 फरवरी को, उससे भी पूछा जा सकता है, या फिर हींग से, क्योंकि हींग भी इस बार बहुत न्यूज़ में रही थी। उसके लिए क्या है, हमारे कंट्री में हींग होती नहीं है जी, कहीं पे उगाई नहीं जाती। इस बार हिमाचल प्रदेश में इसके लिए उगाया जा रहा है जी, इसे ग्रो किया जाता है, कराया जा रहा है। तो इसलिए ये न्यूज़ में जी, जो ये भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो मखाने के बारे में पढ़ते हैं जी। क्या है, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लोकसभा में इन्फॉर्म किया था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना के लिए। अब ये सेंटर जी 9th 5 ईयर प्लान चल रहा था, 1997 से 2002 तक चला था। ये 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना चलती थी जी, जो 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। 2017 में जो क्या है फाइनल हो गई थी 12th 5 ईयर प्लान। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, इसको अबॉलिश करते हैं गवर्नमेंट ने, इसके जगह पे नीति आयोग बना दिया। और जब नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को, तो जब ये 12th 5 ईयर प्लान क्या है 2017 में ही क्या हो गया था, ख़त्म, फिनिश हो गया था। उसके बाद से कोई 5 ईयर प्लान हमारी कंट्री में नहीं बनाया जाता है। अब क्या है, ये एजेंडा बनाती है नीति आयोग, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये ऐसे एजेंडा क्रिएट करती है। तो 5 ईयर प्लान अब नहीं चलते, 2017 में ख़त्म हो गए थे। लेकिन जब नोवा चल रहा था 5 ईयर प्लान, जब इस जो रिसर्च सेंटर है मखाना के लिए, ये प्रपोज किया गया था कि इसको बनाया जाए। लेकिन 19 जब 10th 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो इस जो नेशनल रिसर्च सेंटर है, इसका सारा कारोबार, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक विंग है जी, रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, इसके अंदर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया था जी। ये कहाँ पे लोकेटेड है ये रिसर्च सेंटर? ये पटना में लोकेटेड है जी। अब एक चीज़ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जी मखाना के लिए, मखाना सबसे ज़्यादा होता है जी मिथिला रीजन में। ये कहाँ पे जी? ये जी बिहार में, इसके भी दरभंगा रीजन में होता है सबसे ज़्यादा मखाना हमारी कंट्री में। और भी कहाँ कहाँ पे होता है जी इंडिया में मखाना? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, मणिपुर में, त्रिपुरा, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, इन जगह पे ये मखाना होता है जी, इसकी फसल होती है। और एक ही चीज़ याद रखना, पूरे वर्ल्ड में जितना भी मखाना होता है ना, 90% उसका प्रोड्यूस अकेला बिहार ही करता है जी। बिहार इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मखाना विद 90% ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितना भी मखाना पैदावार होती है ना मखाने की, वो बिहार सबसे ज़्यादा करता है जी, 90% टोटल। बाकी का 10% और जगह पे होता है, और कंट्रीज़ में या स्टेट में इंडिया के। और जो मखाना है ये निम्फिया सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये याद रखना, साइंटिफिक नेम है जी, कोई इसके याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, पर कर लो तो अच्छी बात है। और ये एक पेरेनियल प्लांट है जी, मतलब ये जी पूरे साल में किसी भी सीज़न में हो सकता है ये। और इसके होने के लिए क्या चाहिए? पॉन्ड चाहिए जी, स्वैम्स चाहिए, मतलब दलदल वेटलैंड भूमियों में होता है जी, आर्द्र भूमि होती है ना जी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, उसमें होता है, जहाँ पे जैसे दलदल में जैसे लोटस होता है ना, कमल का फूल कीचड़ वगैरह में, ऐसे होता है जी। देखो ये जी इसके लैंड जहाँ पे होता है, ये ऐसी में ये मखाना की जो क्रॉप कल्टीवेशन हो रही है, ये मखाना उगाया जा रहा है, ऐसे होती है इसकी खेती। मखाना क्या है? मखाना फॉक्स नट भी बोलते हैं जी, फॉक्स नट। ये एक प्लांट है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आपको पता ही होगा, ये अर्थ है जी, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में दोनों ये ट्रॉपिकल रीजन है। और 23.5 से 35 डिग्री तक, 35 डिग्री तक ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, दोनों साइड सब ट्रॉपिकल रीजन। 35 से लेकर 66 डिग्री तक ये टेम्परेट जोन में आता है, और 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये किस में आता है? पोलर रीजन में। तो ये दोनों साइड, नदर्न साइड और सदर्न साइड, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रीजन में होता है। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए मखाना की खेती करने के लिए, मखाना की एग्रीकल्चर करने के लिए। और इसके लिए ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितनी चाहिए? 50% से 90%। और एनुअल रेनफॉल मतलब बारिश कितनी चाहिए जी साल में? 150 से लेके 250 सेंटीमीटर तक, 100 से लेके 250 तक।
100 से लेके 250 तक, 100 से लेके 250 तक सेंटीमीटर तक इसके लिए रेनफॉल चाहिए। तो यही था जी, इससे रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये जी कोच राजवंशीज, ये कम्युनिटी है जी कोच राजवंशी। ये देखो जी, ये कम्युनिटी के लोग हैं जी, अच्छे से देखो, ये राजवंशी कम्युनिटी के हैं जी। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये न्यूज़ में थी रिसेंटली, इस बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं। कोच राजवंशी, ये जी इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कामाता किंगडम था जी पहले, मतलब साम्राज्य था, रूल करते थे जो राजा वाजा कामाता किंगडम के। ये कहाँ पे था, असम और वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे जो एडजॉइनिंग टेरिटरीज है, मतलब पास का इलाका है, यहाँ पे रूल करता था कामाता किंगडम। तो मेडिवल पीरियड में क्या था, ये डोमिनेंट रूल था जो कमातपुर टेरिटरी के नाम से जाना जाता था, जिसमें बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन का कुछ पार्ट था। तो ये कम्युनिटी क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, कूच बिहार आपको पता है वेस्ट बंगाल का पार्ट बन गया था। और आज जो कोच राजवंशी कम्युनिटी है कहाँ कहाँ पे फैलती है, असम में, मेघालय में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, बांग्लादेश, नेपाल और सम पार्ट ऑफ भूटान, कुछ भूटान के पार्ट में। तो आपको याद क्या रखना, सिर्फ इंडिया में नहीं मिलती है ये कम्युनिटी, एक जनजाति है जी, जनजाति के लोग, ये हर जगह इंडिया में मिलती है, बांग्लादेश में भी, नेपाल और भूटान में। और इंडिया में कहाँ पर मिलती है, नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और मेघालय, असम में। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा माना जाता है इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है, लगभग 33 लाख पॉपुलेशन तो वेस्ट बंगाल में ही है इनकी, और उसके बाद असम में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज के करंट अफेयर के टॉपिक तो इतने थे जी। अब क्या है, आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर करना है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। तो आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको प्रीलिम से रिलेटेड, देखो जी यूपीएससी पे हमारा मेनली फोकस है इस साल के प्रीलिम पे। अगर आप प्रीलिम दे रहे हो तो उसके लिए एक 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के इंपॉर्टेंट लेक्चर में डालता हूँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो क्वेश्चन करते हैं जी, लेक्चर बहुत हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको कंसीडर करना है, करेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, एक्सटर्नल financing brings in foreign currency that is useful to bridge the balance of payments apart from its utility in developmental expenditure। देखो जी, जो बाहर से पैसा जो गवर्नमेंट लेती है, बोरो करती है, वो किस लिए बोरो करती है, लेती है, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट हुआ है उसको क्या फुलफिल किया जा सके। सेकंड बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है कैन नॉट बी यूज टू ब्रिज द फिजिकल डेफिसिट। जो बाहर से पैसा लिया जाता है, बोरो किया जाता है, वो फिजिकल डेफिसिट होता है, जो उसको क्या है ब्रिज करने के लिए, उसको भरने के लिए नहीं यूज किया जा सकता है, ये बोल रही है जी। आपको करेक्ट बताना है जी, फर्स्ट सेकंड या दोनों करेक्ट या दोनों इनकरेक्ट है जी, बताओ जी। छोटा कर लेते हैं थोड़ा, अब आ गया जी, बताओ। देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाहर से फाइनेंस जो पैसा लिया जाता है, एक्सटर्नल फाइनेंस बोरो किया जाता है, गवर्नमेंट बोरो करती है, उधार लेती है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस होता है उसको फुलफिल करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो फिजिकल डेफिसिट को भी फुलफिल करने के लिए लिया जाता है। जैसे घाटा हो गया जी, फिजिकल डेफिसिट तो आप जानते होंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू कर देंगे आप, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू कर देंगे। जितना गवर्नमेंट ने मान लो जितना खर्चा किया है एक साल में, उसमें से जितना लाभ कमाया वो घटा देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, तो ये फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। या टोटल बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बोला जाता है इसे, मतलब गवर्नमेंट जितना उधार लेती है इसे फुलफिल करने के लिए, तो इसे फुलफिल करने के लिए उधार लेती है, जो बोरो करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें लिखा गया कैन नॉट बी यूज्ड, तो इसलिए गलत हो जाएगा सेकंड, तो ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी पोलियो मिलाइटिस, मतलब पोलियो के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बता देंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज विच मेनली अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन। ये एक वायरल डिसीज है जी, वायरस से होती है, और जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको अफेक्ट करती है क्या मेनली। द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई पर्सन टू पर्सन एंड स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। देखो जी, जो वायरस होता है इसका ट्रांसमिट होता है एक दूसरे से पर्सन में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है क्या। दूसरा बोल रहा है कि ये वाटर और फूड से कंटेमिनेटेड होती है, स्प्रेड होती है, उसके थ्रू फैलती है, ये जो पोलियो की बीमारी होती है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है, विद लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिसिन पोलियो डिसीज कैन बी क्योर्ड। जो पोलियो बीमारी होती है जी, इसको क्या है, इसको क्योर्ड किया जा सकता है, मतलब कि इसको ठीक किया जा सकता है मेडिसिन से। क्या ऐसी मेडिसिन उपलब्ध है। फोर्थ बोल रही है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू इंट्रोड्यूस फंक्शनल डोजेज ऑफ आईपीवी इन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मतलब जी जो क्या है, बच्चों में जो
क्या है वैक्सीन लगाई जाती है, उसके लिए इंडिया ने IPV की इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसका नाम फुल है जी, जो इंडिया पहला कंट्री था जिसने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन क्या है डोज को इंट्रोड्यूस किया था। पहले क्या जी, देखो जी पोलियो को सब जानते हो आप, पोलियो के लिए 2 बूंद जिंदगी की आपके मुंह में डाली जाती है जब छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन इंडिया ने क्या है एक इंजेक्शन के थ्रू पोलियो की वैक्सीन दी जाए, तो इंडिया सबसे पहला कंट्री था जिसने ये इंट्रोड्यूस किया। अब आपको करेक्ट बताना है ये सही है क्या गलत है। देखो जी थर्ड स्टेटमेंट निकाल दो जी, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई इलाज नहीं है। देखो जी आपने देखा होगा जो किसी का हाथ पैर खराब हो जाता है, पोलियो हो जाता है, तो वो फिर ठीक नहीं किया जा सकता, अगर वो लंगड़ा है तो लंगड़ा ही रहेगा जी, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, एक बार हो गया, लेकिन हाँ बस प्रिवेंट करने के लिए कि आपको पोलियो हो ना, उसके लिए आपको वैक्सीन दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है बचपन में, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको लकवा वगैरह ना मारे, पोलियो ना हो। तो ये है जी, तो थर्ड जहाँ पे जी वो निकाल दो। और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी, ये पर्सन टू पर्सन फैलता है और वायरस से ही होता है और कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से होता है, तो 1 2 4 सही हो जाएगा जी। इंडिया पहला कंट्री था इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने वाला, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है DFI के रिगार्डिंग, वो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलिए, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रिस्क कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मेनली ऑन कॉमर्शियल बेसिस। ये जो DFI है ना जी, ये क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा देती है, कैपिटल देती है, मेनली किसके लिए, कॉमर्शियल बेसिस के लिए, वाणिज्य के बेसिस के लिए, आधार के लिए। सेकंड बोल रही है ड्यूरिंग द प्री लिबरलाइज्ड इरा इंडिया हैड DFIs दैट वर प्राइमरली इंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मतलब जब प्री लिबरलाइज इरा बोलते हैं जी, 1991 में हमने क्या है LPG स्टार्ट किया, आपने NCERT में पढ़ा होगा 11th क्लास की इकोनॉमिक के NCERT, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है LPG की। ये स्टार्ट किया कि ताकि रूल्स वगैरह लाइसेंस लेना इंडस्ट्री के लिए चलाना वो आसान बनाया जा सके, ये स्टार्ट हुआ जी। तो इससे पहले से DFI हमारी कंट्री में क्या इंगेज है डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए, इससे पहले से हैं जी। तो इस स्टेटमेंट सही है गलत है ये बताना है। थर्ड बोल रही है इन इंडिया फर्स्ट DFI वॉज ऑपरेशनलाइज्ड बिफोर इंडिपेंडेंस विद द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंस कॉरपोरेशन। जो फर्स्ट DFI बनाया था जी हमारे इंडिया में, वो आज़ादी से पहले की बनी हुई है क्या, ये बताना आपको। तो आपके स्टेटमेंट है जी ये 2 ओनली 1 3 1 2 1 3 1 2 3। देखो जी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि नॉन कॉमर्शियल बेसिस के लिए कैपिटल देती है, ये एक वर्ड से गलत हो जाता है। और थर्ड भी बिल्कुल गलत है क्योंकि आज़ादी से पहले के नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं बना हुआ था जी ये, बल्कि आज़ादी के बाद बना था 1948 में पहला फर्स्ट DFI, फर्स्ट जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना था 1948 में बना था। तो थर्ड भी गलत है जी, और फर्स्ट दो जहाँ जहाँ पे काट दो केवल 2 सही है जी, ए आंसर आ जाएगा जी हमारा 2 ओनली। क्योंकि जो क्या है ये जो प्री 1991 में स्टार्ट हुआ था ना जी ये लिबरलाइज एरा, तो उससे पहले मतलब प्री का मतलब उससे पहले से काम कर रही है, क्योंकि 1948 से बनाई गई थी, सबसे काम कर रही हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये हमने पढ़ा भी था कई बार, करंट अफेयर में ये कवर किया है हमने और न्यूज़ में था जी, ये लिथियम के रिजर्व मिले हैं कर्नाटक में। और ये किस लिए यूज़ होता है ये बताना। देखो जी एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। 2019 का पेपर देखो, 2020 का आपने देखा होगा, इनकी जो परसेंटेज है ज़्यादा बढ़ा दी गई है UPSC ने, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना जी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिथियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये बताना आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट। सिरेमिक्स में, ग्लास में, टेलीकम्युनिकेशन में, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में। बताओ जी आपके ऑप्शन 1 2 3 2 ओनली 1 2 4 1 2 3 4। देखो जी सब में हो सकता है, किसी में भी। आपके फ़ोन में भी जो बैटरी है उसमें भी लिथियम यूज़ होता है जी, टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ग्लास की तरह यूज़ हो सकता है जी। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में जी, जो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं उनमें भी बैटरी वगैरह जो यूज़ की जाती है, सब में यूज़ हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी 1 2 3 4 ऑल ऑफ दी अबव डी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी ड्रॉट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, वो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको। ये भी ध्यान रखना है इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट, इससे ही आपके 1 2 क्वेश्चन तो इसी से गलत हो जाते हैं जी बहुत सारे स्टूडेंट के। और एक क्वेश्चन गलत हुआ ना, इस वजह से आप कंपटीशन से बाहर हो, समझ लो आप। तो स्टेटमेंट बताना जी। फर्स्ट बोल रही है ड्रॉट विल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर एज डिफाइंड इन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005।
जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जी 2005 का, इसके अंतर्गत क्या है, ड्रॉट, सूखा, ड्रॉट का मतलब है सूखा पड़ जाना, जब बारिश वगैरह नहीं होती है कुछ महीने तक सूखा पड़ जाती है, तो ये क्या है जी डिजास्टर की कैटेगरी में आता है, क्या आपदा की जो कैटेगरी में आता है डेफिनेशन में। सेकंड बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू डिक्लेयर ए रीजन ड्रॉट अफेक्टेड। किसी भी रीजन को, किसी भी क्षेत्र को ड्रॉट अफेक्टेड डिक्लेयर करना है कि यहाँ पे सूखा आ गई, तो उसको डिक्लेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फाइनल अथॉरिटी है। आपको इनकरेक्ट बताना जी कौन सा है, पहला गलत है, दूसरा या दोनों गलत है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। देखो जी पहला तो सही है कि ड्रॉट डिजास्टर की कैटेगरी में आता है इस एक्ट के थ्रू, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट है डिक्लेयर करने के लिए कि ड्रॉट आया है नहीं, तो हमें इनकरेक्ट ही बताना है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जी इंटरनेशनली अधिकार कुछ दिए गए हैं इस ट्रीटी के, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक ट्रीटी है, मल्टीलेटरल ट्रीटी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल आप जानते हो ये ऑर्गन है, एक अंग है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का 6 अंग है ना, 6 ऑर्गन, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसने एक मल्टीलेटरल ट्रीटी एक्सेप्ट की थी जिसमें बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जी इंटरनेशनल कॉवेनेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट मतलब कुछ अधिकार दिए गए इंटरनेशनली लोगों को, तो इसमें कौन कौन से कवर करते हैं, कौन कौन से नहीं, हमें बताना कौन सा नहीं है इसमें। फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं है, राइट टू फेयर ट्रायल, इलेक्टोरल राइट, राइट टू लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका आंसर है जी डी, ये नहीं है। बाकी के तीनों इसमें आते हैं, कवर करते हैं इस राइट में, सबको अधिकार मिले हो इंटरनेशनली। राइट टू फेयर ट्रायल का मतलब है जी आपका केस चल जाता है कोर्ट में, केस अच्छी तरह से आपको सुना जाए। राइट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी इसके इंक्लूड होता है जी इसके अंदर। इलेक्टोरल राइट भी है जी, मतलब आपको वोट करने का अधिकार भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। कोच राजवंशी कम्युनिटी बिलोंग टू, कोच राजवंशी कम्युनिटी है जी, जनजाति कहाँ पे मिलती है ये बताना जी। साउथ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, नन ऑफ द अबव। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इंडिया भूटान बांग्लादेश इधर में मिलती है, साउथ इंडिया में नहीं मिलती, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में नहीं पाई जाती। चलते जी नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी आपको कंसीडर करनी है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है जी। कुछ ये दिए हुए हैं जी डांस फॉर्म, तो आपको बताना है कौन सी कैटेगरी के रिलेटेड है, किस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। कालबेलिया की, छौकी, गारबा की, घूमर की। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इट इज़ द फोक डांस परफॉर्म बाय वुमन इन राजस्थान, ये राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है जी वुमन के द्वारा, ये डांस है एक। द कॉस्ट्यूम एंड डांस मूवमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ सरपेंट, मतलब सरपेंट जो सपेरे होता है ना जी, उनके जो डांस और कॉस्ट्यूम होते हैं उनसे रिलेटेड है जी। यूनेस्को हैज़ डिस्क्राइब दिस डांस इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है जी यूनेस्को की, उसने यूनेस्को ने उस लिस्ट में डाला हुआ है इसको। तो कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है, कालबेलिया, छौक, गरबा या घूमर। ये जी ए कालबेलिया, राजस्थान का जी कालबेलिया, समझ आए। नेक्स्ट है जी, ये जी देख लो आप, कालबेलिया डांस ये हो रहा है जी, सपेरे वगैरह परफॉर्म करते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णवाइट कल्ट। आपको ये बताना जी विष्णु जो गॉड है जी, किस इसमें कौन कौन से जो ये डांस फॉर्म है विष्णु को प्रदर्शित किया जाता है, विष्णु भगवान को, या उनके बारे में कोई भी स्टोरी वगैरह परफॉर्मेंस की जाती है डांस के अकॉर्डिंग, मतलब जब भी ये डांस परफॉर्म किया जाता है। कथक में, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सतरिया, बताओ जी। ये आपका ऑप्शन है 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4। इसका करेक्ट आंसर है जी डी, ऑल ऑफ द अबव में विष्णु के जो वेस्टर्नाइट कल्ट का इन्फ्लुएंसर ही प्रभावित है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी आपका रास थ्योरी ऑफ नाट्य शास्त्र आइडेंटिफाइज विच ऑफ दीज एज द प्राइमरी गोल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट। नाट्य शास्त्र में रास थ्योरी किससे रिलेटेड है ये बताना आपको जी। ओनली टू सीक प्लेजर एंड हैप्पीनेस, मतलब खुशी ढूंढने के लिए क्या है जी, प्लेजर हैप्पीनेस से रिलेटेड है क्या रास थ्योरी, या रस थ्योरी या रास थ्योरी जो भी है जी। कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए जो क्रिएटिव पोटेंशियल है उससे कंट्रीब्यूट करती है क्या। टू रेज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, मतलब जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है जी जो उससे रिलेटेड है क्या इंडिविजुअल के, मतलब जो कॉन्शियसनेस है इंडिविजुअल की उसको क्या है एक तरह से रेज करना, बढ़ाना। प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब सिर्फ मनोरंजन के लिए क्या ये रस थ्योरी नाट्य शास्त्र की, ये बताना आपको। देखो जी इसका आंसर है सी, करेक्ट आंसर है। जो इंडिविजुअल का कॉन्शियसनेस होता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए उसको बढ़ाना है इसका मोटिव रस थ्योरी का। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो जी।
लाइक और कमेंट करना आपका हक है जी। अगर अच्छा लगे तो कर दो, उससे क्या है जी मोटिवेशन मिलता है मुझको, और क्या है ताकि आपके लिए लेक्चर अच्छे से तैयार कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं जी।